बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई करेगा। ये बड़ी जानकारी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद। और क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए थे सीयू सिंह, उनका ये कहना था कि आईटी एक्ट के तहत जो इमरजेंसी पावर है उसका केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया है और कहीं भी पब्लिक डोमेन में यानी सार्वजनिक तौर पर केंद्र सरकार ने वो आदेश नहीं दिया है, वो डॉक्यूमेंट नहीं रखा है जिनसे इस बात की तस्दीक हो सके कि आखिर ऐसा बड़ा आदेश लेने के पीछे की वजह क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई अंतरिम आदेश तो पास नहीं किया, लेकिन नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को। और इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस आदेश से जुड़ी फाइल भी तलब की है, यानी जब अप्रैल में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार इस आदेश से जुड़ी जो फाइल है वो भी कोर्ट के सामने रखेगी। 3 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को जवाब देना है और उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर इस मामले में जो याचिकाकर्ता है वो केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए जवाब पर अपनी बात रखेंगे। अप्रैल में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर के जो याचिकाकर्ता हैं वो एनराम है, जो पत्रकार हैं, टीएमसी नेता है महुआ मोइत्रा। इसके अलावा जो वकील प्रशांत भूषण है, इन तीनों की ओर से एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल की गई है। एक और वकील है एमएल शर्मा, उन्होंने एक अलग से याचिका दाखिल की है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए अरविंद। अडानी ग्रुप का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय निवेशकों को बड़ा नुकसान है, लिहाजा अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। हमारे देश का इनोसेंट इन्वेस्टर बर्बाद हो गया। हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। इंटरनेशनल क्रेडिट स्विस ने हमारी नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आज फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से दुगनी स्पीड से पैसा निकालना चालू कर दिया उन्होंने। ये सब हुआ एक शॉर्ट सेलिंग की वजह से। एक कुख्यात एंडरसन नाम का व्यक्ति जो कि अमेरिका का है, उसने पहले मार्केट में सैकड़ों बिलियन डॉलर का माल अडानी ग्रुप का शॉर्ट सेल कर दिया। उसके बाद में उसने एक रिपोर्ट निकाल के दी जो कि रिपोर्ट 2 साल पुरानी है, जिसमें फैक्ट और कहा कि अडानी तो एक फ्रॉड है और उसके बेस पे उस रिपोर्ट के आने से इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट क्वार्ट टू द अडानी क्रैश हो गया बुरी तरह से। आज इंडियन मार्केट में कम से कम 265 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इट्स अ वेरी बिग लॉस ऑफ द कंट्री। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार हो रही गिरावट के बाद एलआईसी और एसबीआई के निवेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पूरे मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रही है। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार इस मामले की जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराने की मांग कर रहा है और सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार एलआईसी और एसबीआई के निवेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने अडानी ग्रुप में एलआईसी और एसबीआई के निवेश पर भी सवाल उठाए। अडानी जी के शेयर्स गिरते रहे, उसके बावजूद भी एसबीआई और एलआईसी ने इतना जो निवेश किया था। एलआईसी और एसबीआई के निवेश पर उठ रहे सवालों के बीच में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव टीके पांडे ने इस पर बड़ा बयान दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अडानी समूह में उसका कितना निवेश है। उन्होंने कहा है कि एलआईसी एक सुरक्षित रणनीति के तहत निवेश करती है। एलआईसी के जो अपने इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो कार्य करती है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गया है। और नहीं थम रही है अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट। अडानी एंटरप्राइजेस में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस पर लगा लोअर सर्किट, अडानी पोर्ट पावर और ट्रांसमिशन के शेयर में गिरावट दर्ज। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इसी बीच अडानी एंटरप्राइजेस को बड़ा झटका लग सकता है।
S&P डाउ जोन्स स्टॉक ने हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी के आरोपों की वजह से डाउ जोन्स इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेज को हटाने का फैसला लिया है। डाउ जोन्स के इस फैसले के बाद अडानी एंटरप्राइजेज में 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अडानी पोर्ट की बात करें तो उसमें भी 10% तक गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी पर लोअर सर्किट लग गया है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को एडिशनल सर्विलांस मीजर पर लगा दिया है। 25 जनवरी के बाद से अडानी ग्रुप को लगातार एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। पिछले 9 दिनों में अडानी ग्रुप को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग के दावों के बाद कल आरबीआई ने भी बड़ा एक्शन लिया था। आरबीआई ने कल सभी बैंकों को अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की जानकारी मांगी थी। राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हो रहे हंगामे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, विपक्ष कह रहा है इस मामले में जेपीसी से जांच हो या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में? मैं तो विपक्ष से मांग से बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि कोई आधार नहीं है ये मांग के लिए। जो अधिकार, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये गलतियाँ जो वो पॉइंट आउट किए वो अपना काम कर रहे हैं। सेबी और आरबीआई इसको देख रहे हैं। वो सोच समझ के अपने रिपोर्ट देंगे और यदि उस पर लगता है कि कुछ गलतियां हैं फिर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सर, आप तो कानून के जानकार हैं, क्या जिस तरह से अपोजिशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, सरकार कह रही है कि सरकार का, तो अभी पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा सरकार का इसमें क्या लेना देना है, तो आपको क्या लगता है? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार का क्या लेना देना है। उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ सबूत तो नहीं दिया है कि सरकार को जेपीसी कमेटी जेपीसी को स्थापित करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एसबीआई और एलआईसी के मनी को जोड़ा जा रहा है, पैसे को, वो तो आज़ाद संस्थाएं हैं, वो अपने डिसीजन लेते हैं। संसद में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। अडानी मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जबकि विरोध प्रदर्शन के कारण राज्यसभा 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। आरोपों में घिरे अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष आर पार के मूड में है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। प्रहलाद जोशी के मुताबिक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। प्रयागराज में बागेश्वर धाम दरबार ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज में दरबार के दौरान कहा कि भारत में धर्मांतरण रोकना है। साथ ही बाबा ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ये एक कैंसर रोग की तरह है, जिसका इलाज जल्द करना जरूरी है। विवादों में रहने वाले बाबा बागेश्वर इन दिनों प्रयागराज के दौरे पर हैं और प्रयागराज के माघ मेले में बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। माघ मेले में बाबा ने अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। बाबा ने कहा कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले लोगों के खिलाफ लोग मुखर होकर सामने आए। अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वास ही नहीं। हमें तो उनमें अंधविश्वास नजर आता है। अंधविश्वासी का मतलब ये है हम किसी को बुला करके, दबाव दिखा करके या किसी से पैसा ऐड करके किसी के ऊपर वो कर। अच्छा, उन्हें सनातन में अंधविश्वास दिख गया, अन्य पंथों में नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव किया और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं वो हर किसी को प्राप्त नहीं होती।
एनआईए को एक मेल मिला जिसमें मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक तालिबानी सदस्य होने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति का मेल मिला है जिसमें मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए को आतंकवादियों की तरफ से धमकी भरा ईमेल मिला है। एनआईए ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को भी दी है। पुलिस और दूसरी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ईमेल करने वाले ने खुद को तालिबानी बताया है और दावा किया है कि तालिबान संगठन के प्रमुख नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के आदेश के बाद मुंबई में हमला होने वाला है। ये ईमेल मिलने के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मुंबई में जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सिराजुद्दीन हक्कानी आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना है। हक्कानी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद कैमरे के सामने आया था, जो कि तालिबानी सरकार में कार्यकारी गृह मंत्री है। तालिबान में हक्कानी नेटवर्क का खासा असर है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने हक्कानी की लोकेशन के बारे में सूचना देने वाले को $10 मिलियन देने का इनाम रखा है। पंजाब में पाकिस्तान की एक और चाल को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया है। दरअसल पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आ रहे ड्रोन को BSF ने मार गिराया है। पंजाब के अमृतसर में BSF ने एक बार फिर ड्रोन गिराने में सफलता हासिल की है। देर रात आवाज सुनने के बाद जवानों ने ड्रोन की तरफ फायरिंग की। कुछ समय के बाद ड्रोन की आवाज आना बंद हो गई। इस पर BSF ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान ड्रोन खेतों में गिरा मिला। सुबह BSF जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव कक्कड़ के खेत से ड्रोन को रिकवर कर लिया। जानकारी के अनुसार ये एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रोन है जिसके साथ एक पीले रंग का पैकेट भी बंधा हुआ है। इस पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। ड्रोन ड्रग सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। BSF जवानों ने इस साल का ये दूसरा ड्रोन जब्त किया है। इससे पहले 2 जनवरी को गुरदासपुर में टूटा हुआ ड्रोन बरामद हुआ था। ये ड्रोन गुरदासपुर के गांव घनी के बेट के खेतों से रिकवर किया गया था। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ये मुठभेड़ हुई और इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों पर शिकंजा कसा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों बदमाशों का नाम संदीप और जतिन बताया जा रहा है, जिनमें संदीप हरियाणा के झज्जर का और जतिन दिल्ली के बाबा हरिदास नगर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज की टीम ने रोहिणी सेक्टर 28 और 29 में इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से 2-2 राउंड फायरिंग जरूर हुई, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मशहूर पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद सामने आया था, जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा दी गई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। पुलिस का शिकंजा लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े लोगों पर लगातार कसता जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए असम सरकार ने कमर कस ली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे लेकर के जानकारी दी है। कहा है कि 14 साल से छोटी उम्र की लड़की से शादी करने वालों को सजा दी जाएगी। असम में बाल विवाह के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सबूत है मुख्यमंत्री का ये ट्वीट। असम में बाल विवाह के खिलाफ 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बाल विवाह पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर आज से कार्रवाई की बात कही। सीएम हिमंता बिस्वा ने ट्वीट कर लिखा कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है। अब तक राज्य भर में 4004 मामले दर्ज किए गए हैं और आने वाले दिनों में और पुलिस कार्रवाई की संभावना है। 3 फरवरी से मुकदमों पर कार्रवाई शुरू होगी। मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूँ। असम में पिछले महीने कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें बाल विवाह रोकने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें 14 साल से छोटी लड़की से शादी करने वाले को सजा दी जाएगी। असम पुलिस के सभी अधिकारियों ने इसे लेकर अहम बैठक भी की। अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के सर्वे में सामने आया था कि असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसके पीछे की मुख्य वजह बाल विवाह को माना जाता है।
बजट के तुरंत बाद जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। अमूल ने अब 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद अमूल के फुल क्रीम दूध का दाम बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जो कि पहले 63 रुपए प्रति लीटर था। अमूल ने एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा किया है। अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। दूध के दाम आज से ही लागू हो रहे हैं, यानी आज से आपको दूध खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। रेट बढ़ने के बाद अमूल का आधा लीटर दूध 27 रुपए का मिलेगा, जबकि 1 लीटर दूध के पैकेट के लिए लोगों को 54 रुपए देने होंगे। अमूल गोल्ड यानी फुल क्रीम दूध का आधा किलो का पैकेट अब 33 रुपए का मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर के लिए 66 रुपए चुकाने होंगे। अमूल की ओर से लगभग सभी प्रकार के दूध के दामों में इजाफा कर दिया गया है। वहीं अमूल के रेट बढ़ाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि अमूल ने पिछले 1 साल में 8 रुपए तक दाम बढ़ाए हैं। कांग्रेस ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि जो अमूल गोल्ड दूध फरवरी 2022 में 58 रुपए लीटर मिलता था, वो अब फरवरी 2023 में 66 रुपए का मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े दलित बीजेपी के लिए सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू हैं। अखिलेश यादव ने साथ ही ये भी कहा कि चुनाव के बाद पिछड़े दलित को बीजेपी पूछती भी नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तैयारियों में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने आम चुनाव 2024 को लेकर अपनी नई टीम का ऐलान किया, तो वहीं अब पिछड़े और दलितों को साथ लाने की जुगत में भी वो लग गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि साफ है कि अखिलेश पिछड़ों और दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश का बयान ऐसे वक्त में आना जब उन्हीं के पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर दिए गए अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं, कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि रामचरितमानस पर दिए विवादित बोल के बावजूद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, जिसके बाद बीजेपी और दूसरे दल भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक वर्ग इसे समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक भी मान रहा है। माना जा रहा है कि ये मुद्दा अगर लंबा खिंचता है तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो जातीय समीकरण साध रही है, उससे बीजेपी के पास से ओबीसी और दलितों का वोट छिटक सकता है। गुरुग्राम में भी दिल्ली के कंझावला जैसा हादसा हुआ है। एक कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटा। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक्सीडेंट के बाद एक बाइक तेज रफ्तार कार के नीचे फंस गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कार रोकने की जगह कार को भगाना शुरू कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इससे कार के आगे फंसी बाइक रोड पर घिसटने लगी। तेज रफ्तार की वजह से रोड पर चिंगारियां उठने लगी। रोड पर चल रहे लोगों ने देखा तो वो हैरान रह गए। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ड्राइवर ने बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटा। बाइक एक गड्ढे में फंस गई, जिसके बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि जब बाइक गाड़ी के नीचे फंसी तो बाइक ड्राइवर दूर जा गिरा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन अब तक पुलिस इस कार को तलाश नहीं कर पाई है। कुछ लोगों ने कार का पीछा कर घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लोगों ने आसमान में एक अजीब तरह की रोशनी देखी है, जिसके बाद से लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वो रोशनी है क्या। इस चमकती हुई रोशनी का वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे यूएफओ करार दे रहे हैं, तो कुछ रोशनी की छड़ बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में डिंडोरी गांव में लोगों ने रात के अंधेरे में आसमान में ट्रेन की तरह चलती रोशनी देखी। लोगों की नजर जब आसमान में पड़ी तो ऐसा लग रहा था मानो एक तेज रोशनी आगे बढ़ती जा रही है। चंद सेकंड तक ये रोशनी आकाश में रही और उसके बाद अचानक गायब हो गई। जिसने भी इस नजारे को देखा उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। आसमान में एक लंबी सी कतार जैसे लाइट जल रही हो, ऐसा एक अद्भुत नज़ारा मैंने देखा। उस नज़ारे को देखकर मैं चकित रह गया। लाइन के आकार में चमकती रोशनी को देख लोग हैरान रह गए थे कि आखिर ये क्या चीज है। इस रोशनी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ तो इसे यूएफओ तक बता रहे हैं,
कुछ लोग इसे लाइट का रॉड भी कह रहे हैं। ये रोशनी एक कतार में जा रही थी। आसमान में इस रोशनी की एक लाइन को देख लोग चौंक रहे हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। अमेरिका का दावा है कि चीन जासूसी गुबार की मदद से उसकी जासूसी कर रहा है। क्या चीन अमेरिका की जासूसी कर रहा है? ये सवाल अमेरिका के कुछ संवेदनशील इलाकों में दिखे एक गुब्बारे की वजह से उठ रहा है, जिसे अमेरिका की कई जांच एजेंसियां अब ट्रैक करने में जुट गई हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आसमान में उड़ रहा ये गुब्बारा चीन का है, जिसका इस्तेमाल चीन अमेरिका की जासूसी के लिए कर रहा है। और चीन के इस जासूसी गुब्बारे को हाल में मोंटाना में देखा गया था। हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारी इसे खोजकर मार गिराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को मलबा गिरने के खतरे की चिंता सता रही है। नीचे गिरता मलबा जमीन पर लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन इसे अभी गिराने के पक्ष में नहीं है। कम आबादी वाला राज्य मोंटाना देश के 3 परमाणु मिसाइल क्षेत्रों में से एक है, इसीलिए अमेरिका इस गुब्बारे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि चीन ने फिलहाल पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब देखना होगा कि अमेरिका के इस आरोप पर चीन क्या जवाब देता है। अमेरिका के लास वेगस से एक खतरनाक मंजर देखने को मिला है। अचानक चलती एक कार आग का गोला बन जाती है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और ये कहावत लास वेगस के हैरान करने वाले इस वीडियो पर बेहद सटीक बैठती है। वीडियो लास वेगस के बुलेवार्ड की है, जहां एक कार अचानक डिवाइडर पर चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद से ही गाड़ी में धुआं निकलने लगा और गाड़ी को चला रहा शख्स उसी में फंस गया। गाड़ी से निकल रहा धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी समय आग लग जाएगी। इतने में पास ही तैनात पुलिस वाले यहां पहुंच गए और कार में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश करने लगे। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल ही गई और वो ड्राइवर को निकालने में कामयाब रहे। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने ड्राइवर को बाहर निकाला, देखिए क्या हुआ। कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटें ड्राइवर को भी अपनी चपेट में ले लेती, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे दूर खींच लिया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। सोचिए अगर ऐसी हालत में कोई कार में होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। पेशावर के मस्जिद में हुआ आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। धमाके से पहले हमलावर पार्किंग में बाइक पार्क करते दिखा। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आत्मघाती हमलावर दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर पुलिस की वर्दी में है, जिस वजह से वहां पर किसी को भी उस पर शक नहीं होता है। वीडियो में दिख रहा है कि वो किस तरह से बाइक को पार्क करता है और बाइक पार्क करने के बाद पुलिस कर्मियों से हाथ भी मिलाता है। उसे देखने पर यह कहीं से नहीं लगता कि वो इतने बड़े हमले को अंजाम देने वाला है। पाकिस्तान के पेशावर में हुए इस आत्मघाती हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हमला 30 जनवरी को पेशावर की पुलिस लाइंस मस्जिद में हुआ था, जहां पर आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। यह धमाका उस वक्त हुआ जब दोपहर में जोहर की नमाज के लिए लोग भारी सुरक्षा के बीच मस्जिद में पहुंचे थे। धमाके में करीब 10 से 12 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।